हेलो बच्चों, वेलकम बैक इम्पल्स एजी ग्रुप दोसा में। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर मैट्रिसेस और ये काफी इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद डिटरमिनेंट पार्ट आएगा और इन दोनों चैप्टर से हर साल जेई मेंस में हो या एडवांस में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं और जेई एडवांस के अंदर 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है और ये हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन या इसके मार्क्स हमेशा पक्के हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को मेरे साथ में अच्छे से समझिए। आपकी जो प्रैक्टिस शीट है उसको भी साथ साथ में अटेम्प्ट करना और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या कितना अच्छे से हमारा स्कोरिंग होता है। तो लेट्स स्टार्ट और आप सबको बेस्ट ऑफ लक इस चैप्टर के लिए। तो इस चैप्टर का नाम जैसा कि मैंने बोला है मैट्रिसेस है और उसके बाद में डिटरमिनेंट आएगा और ये चैप्टर को अपन पहले मैट्रिक्स पार्ट को कवर करेंगे। जैसा कि आपको सब टॉपिक के अंदर बता भी रखा है कि हम पहले थ्योरी पार्ट कवर करते हैं। जब थ्योरी पार्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा तो उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेशन लेके चलेंगे जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो उनको भी आप आगे वीडियो के फॉर्म में देखते रहेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, जितना हो सके कॉन्सेप्ट को यहीं पे डेवलप करना है और देखना है कि जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन रख करके आगे क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या बातें होती है। तो ये चैप्टर हमारी छोटी क्लास के अंदर नहीं था, यही से इसका शुरुआत होती है। तो आपको जो कुछ समझना है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। अब बच्चों मैट्रिसेस क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं, क्या क्या बातें होती है, इनको 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी छोटी क्लासों के अंदर ध्यान से सोचो कि क्या करते थे। आपके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है कुछ ऐसी इक्वेशन होती थी और इनको हम सॉल्व करते थे, याद है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छे से पता होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इस जगह पे आपके पास में ये जो लिखा हुआ है इस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे। कैसे? 2 इक्वेशन 2 अननोन का रूप देके उसको बोलते थे और इसको आसानी से आप सॉल्व कर जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अदर मेथड लेके आएंगे और उस मेथड को ही यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना और मैट्रिक्स को सॉल्व करना बोलेंगे। इसके बाद में आपको एक और इक्वेशन का फॉर्मेट दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिख रही है और 3 इक्वेशन 3 अननोन। ये टाइप की क्वेश्चन भी आपने कभी न कभी तो किए होंगे, ज्यादा नहीं है पर कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। अब आप सोचिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे तो कितना लॉन्ग प्रोसेस होता था और उस प्रोसेस में हमें कहीं की दिक्कत आती थी। तो ऐसे 3 इक्वेशन 3 अननोन टाइप के जो इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी ये चैप्टर काम में आता है जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक। अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट, यानी ये चैप्टर भविष्य में हमें कहाँ काम में आएगा कैसे। तो आप सब लोग अगर देखोगे आगे कुछ बच्चे इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे, कुछ आपको अलग अलग बीएससी वगैरह के साइड में भी अगर जाते हो तो ये चैप्टर बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग साइड में जाते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा इस चैप्टर की हेल्प होती है। और इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां पे अलग अलग ब्रांच होती है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी ब्रांच है। तो वहां कंप्यूटर साइंस के अंदर तो बेसिकली मैट्रिक्स का बहुत ही उपयोग होता है और वहां पे इस चैप्टर के एप्लीकेशन आप देखोगे। तो इसलिए इस चैप्टर को यहाँ से समझना भी बहुत जरूरी है अच्छे से। इसके अलावा नाम लिखा है रोबोटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमी, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन, इनमें इनके यूज लेते हैं। तो अच्छा आपके लिए नए ऐसे मान के लो नए डोमेन की शुरुआत होती है जहां पे इस चैप्टर के बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है तो मैट्रिक्स का सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, क्या होता है मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अब तक हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और अभी मैं मान के चल रहा हूं अभी तक आपके पास में मैट्रिक्स का कोई भी नॉलेज नहीं है। तो बच्चों मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर हम किसी भी हमारे पास में कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, किस फॉर्मेट में, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं, तो एक तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसी को बोलते हैं मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। लेट से आपके क्लास के अंदर किसी सब्जेक्ट के नंबर आपके टीचर्स ने सुनाए और उन नंबर को वो लिस्ट आउट करते हैं, क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। तो
तो लिस्ट में आपने देखा होगा एक साइड में आपका नाम होता है, उसके आगे आपके नंबर होते हैं। और आप सब लोगों ने बच्चों आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो जरूर देख रखी होगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आपकी सब्जेक्ट के जो सामने नंबर लिखे रहते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, फिर आगे टोटल लिखा रहता है। तो एक तरह से आप सोचिए जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है वो एक तरह से नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। तो उसको भी आप एक मैट्रिक्स का फॉर्म बोल सकते हो, जिसके अंदर कुछ नंबर को अरेंज कर रखा होता है, और नंबर्स के साथ में नाम भी हो सकते हैं और भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है नंबर की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है प्रॉपर लिखी हुई है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके साथ में आप ये भी लिख लो रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक रह गया था। रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। उनको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोलिए, अगर हमारे पास में कोई भी नंबर है, नंबर रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, साथ में यहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई फंक्शन भी हो सकता है जिनको आगे मैं देखूंगा। तो अगर उन नंबर को आप आयत रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और अरेंज करते समय आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लिखते हो, तो उसी टाइप का अरेंजमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है वो मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो सिंगुलर शब्द तो कौन सा है? मैट्रिक्स है। अब आपके मान के चलिए पास में कुछ नंबर है, जैसे मैंने बोला 4 5 6 7 8 9 है, तो उनको अगर मैं जैसे कुछ ऐसे लिख लेता हूं, तो ये तो कुछ अरेंजमेंट दिख रहा होगा आपको। पहले आपने 4 लिखा है, फिर 5 6 7 8 9, तो ये एक अरेंजमेंट है। इसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं, सिंपली हम नंबर का अरेंजमेंट देखते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखे गए हैं, इन नंबर को यहाँ पे इस मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जैसे आपने सेट के अंदर पढ़ा था, सेट के अंदर क्या होता है, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखते हैं, तो वो नंबर्स उस सेट के लिए क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिससे मिलके बना होता है, जिससे मैट्रिक्स बनता है, वो मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। जो भी हमने नंबर लिखा है, जिन नंबर की हेल्प से मैट्रिक्स को बनाया जा रहा है, वो मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। और सिंपली इनको बच्चों हमेशा और हमेशा ध्यान रखना इस बात का, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से इनको डिनोट किया जाता है। हमेशा और हमेशा इस बात का ध्यान रखना। और जो एक पूरा अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और इस पूरे अरेंजमेंट को आप कैपिटल लेटर में अरेंज करते हो। किसमें अरेंज करते हैं? कैपिटल लेटर में अरेंज किया जाता है। यानी पूरा अरेंजमेंट है, तो उसको मैं जैसे लिखूंगा तो A इक्वल टू लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कैपिटल A इक्वल टू लिखूंगा। लेकिन इसके अंदर कुछ लिखना है तो उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये अरेंजमेंट है जिसके अंदर आपको इतना पता लग गया कि एक अरेंजमेंट होता है, उसको पूरे को मैट्रिक्स बोला जाता है। जो अरेंजमेंट के अंदर नंबर काम में आते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, और इन एलिमेंट को जनरली हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड इनके लाइन आपको दिख रही होगी, हॉरिजेंटल लाइन कुछ दिख रही होगी, कुछ वर्टिकल लाइन दिख रही होगी। इनको भी आगे कुछ यहाँ पे हम नाम देना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि जो आपके पास में ये अरेंजमेंट दिख रहा होगा, एक आपको एक ब्रैकेट के अंदर दिखा है, तो जैसे इस ब्रैकेट में लिखा है 2 3 4 5 लिखा है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी आपको। ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे रो बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रो, ROW। आप सब लोगों ने अपनी क्लास के अंदर बैठते हुए तो अरेंजमेंट देखा होगा। आपकी क्लास में जब बच्चों को बैठाया जाता है तो ऐसे बोलते हैं आप इस रो में बैठ जाइए, इस लाइन के अंदर बैठ जाइए। तो हमारी जो क्लास के अंदर अरेंजमेंट होता है, जैसे पहली लाइन है, ऐसे दूसरी लाइन होती है, तीसरी लाइन होती है, इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैथ से या इस मैट्रिक्स के चैप्टर में रोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोज बोलेंगे। ये पहली रो है और ये सेकेंड रो है। ठीक है, और ऐसे जो ये वर्टिकल लाइन होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इस वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कॉलम बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? कॉलम बोला जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो बोला जाएगा, और वर्टिकल लाइन होगी उसको कॉलम बोला जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 रो दिख रही है हमें, तो इसको रो फर्स्ट बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? इसको रो फर्स्ट बोला जाएगा। और यहाँ पे आपको रो सेकंड दिख रही है, तो इसको रो सेकंड बोला जाएगा। और इसको आगे जाके अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो
रो के लिए R लेटर ले लेंगे और फर्स्ट के लिए R1 ले लेंगे। सिमिलरली यहां देखेंगे सेकंड रो है तो इसको R2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? R2 लिखा जाएगा। ध्यान रहे, इससे नीचे एक और रो आ सकती है तो उसको हम R3 लिखेंगे। इसी तरह से जरूरत के अनुसार इनके सब स्क्रिप्ट में नंबर चेंज करते जाना, आपको नई नई रोज मिलती जाएगी। ऐसे कॉलम फर्स्ट है तो यहाँ पे कॉलम 1 लिखेंगे और कॉलम 2, और इसी बात को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आगे हम मैथ के नोटेशन में लिखेंगे तो C1 लिखा जाएगा और इसको लिखेंगे तो C2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? C2 लिखा जाएगा। अब आपके पास में जो कुछ ये अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट को आप देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? नंबर लिखे जाते हैं। तो ये जो मैंने सामने आपके एक फॉर्मेट बनाया है, इस पूरे फॉर्मेट को मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है, तो आप देख के बता सकते हो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है। आपसे पूछेंगे इसके अंदर वर्टिकल लाइन कितनी है, यानी कॉलम कितने हैं, तो आप देख के बता सकते हो इसके अंदर 2 वर्टिकल कॉलम है। आपसे पूछे इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कहोगे एलिमेंट इसमें 2 है, 3, 4 और 5, यानी टोटल 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 4। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। मैट्रिक्स को देख के पहचानना सीख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है, किसको क्या बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मैट्रिक्स का सिंपल आपको इतना इंट्रोडक्शन मिल गया है। अब आगे देखो, अगर आपके सामने अगर कोई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो या नोटेशन लिखना है, तो ऐसा एक एग्जांपल लिखा मिल जाए तो आपको अब इसमें नोट डाउन करना है कि इसके अंदर कौन सी चीज क्या है, नोटेशन बताना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको नोटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम बताना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। इस ब्रैकेट के अंदर ये जो लाइन है जहां पे मैं ये बॉक्स बना रहा हूं, इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे इसको रो फर्स्ट, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? R1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R1। सिमिलरली आपको ये वाला बॉक्स या ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को R2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? R2 बोलेंगे। और सिमिलरली ये वाली लाइन देखिए, आपको थर्ड लाइन दिख रही होगी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? R3 बोलेंगे। तो हमारे पास में रो फर्स्ट आ गई, रो सेकेंड और रो थर्ड। ये तरह से आप रो को नोटेशन दे सकते हो। सिमिलरली आप यहां देखोगे तो इस जगह पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है दिख रही है, तो इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे? तो ये कॉलम 1 यानी C1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉलम 1। सिमिलरली ये जो सेकेंड वर्टिकल लाइन दिख रही होगी आपको, जिसके अंदर 2, 0 और 6 आ रहे हैं, तो ये हमारा कॉलम सेकेंड कहलाएगा। ऐसे ही यहां आप देखोगे तो ये आपका कॉलम थर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉलम थर्ड। इस तरह से आप रो और कॉलम को पहचान सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपके सामने दे रखा है या स्क्वायर ब्रैकेट का कुछ अरेंजमेंट दे रखा है, तो इसके अंदर आपको रो और कॉलम को पहचानना आ गया होगा। अब आपको बताना है कि इसके अंदर एलिमेंट क्या है, कौन से हैं। तो 1, 2 और 4, 3, 0, 2, 5, 6, 7 ये इसके एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको काउंट कर सकते हो आसानी से कि इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। आप सिंपली देखोगे ना, तो यहाँ पे 3 तो रो है, 3 कॉलम है, तो एलिमेंट का जो टोटल काउंटिंग होती है वो रो कितनी है इनटू कितने कॉलम है, उनका मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही आएगा हमेशा। ये काम आप यहाँ नहीं पहले कई जगह कर चुके हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो वो होते हैं रोज इनटू कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। क्या बात बोली मैंने? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, रोज इनटू कॉलम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होते हैं। ये बात आपको यहां से इतनी समझ में आ गई होगी। अब जरूरी तो नहीं है कि हमारे सामने हर बार मैट्रिक्स के अंदर 3 ही कॉलम दे रखे हैं या 3 ही रोज दे रखे हो, अलग अलग हो सकती है। अब अलग अलग हो सकती है तो हमें एक जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो भी समझ में आना चाहिए। और ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी पोजीशन भी यहां से अपन सीखना या नोट डाउन करना सीखेंगे। अब देखो आपके पास में अगर अगला कॉन्सेप्ट आपको समझाना है या समझना है तो आप हेडिंग लगा सकते हो। अगला हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है या नाम क्या है, तो वो लिखा है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है?
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैथ के मतलब मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आती है जब हम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं। तो ऑर्डर क्या का मतलब क्या होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर मेरे पास में m रो है, कितनी रो है m, और उसके अंदर n कॉलम्स है, तो आप इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसी को, क्या बोलते हैं ऑर्डर। तो सिंपल डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स विथ m रो एंड n कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n कहलाएगा। क्या कहलाएगा, m क्रॉस n कहलाएगा। अब इसको पढ़ते हैं कैसे, तो जनरली इसको बच्चों m बाई n पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं उसको, m बाई n पढ़ा जाता है। और ये क्या बताता है, तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला है, ये मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं उनके बारे में बताता है। तो ये मैट्रिक्स की साइज बताता है। क्या बताता है, मैट्रिक्स की साइज को बताता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इनके बारे में ये बताता है। अब आपके पास में एक मैट्रिक्स है, इसको देखिए, और इस मैट्रिक्स के अंदर आप बताइए कितनी रो है और कितने कॉलम है। यानी मैं आपसे पूछूं तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये लिख के बताओ। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसके अंदर रो कितनी है। तो देखिए पहली रो आपको दिख रही होगी, सेकंड रो दिख रही है और थर्ड रो दिख रही है, तो 3 रोज हैं। अब आप बताओ नंबर ऑफ इसके अंदर कॉलम कितने हैं, तो आप यहाँ पे कॉलम के बारे में भी बता सकते हो कि कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, तो C1 C2 और C3 3 वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 3 है। अब बताओ ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, जो हमारे पास में रो होती है उसको सिंपली m लिखना है, और जो कॉलम होते हैं इनको n लिखना है। रोज है उनको क्या लिखना है, m, और कॉलम को क्या लिखना है, n। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर का मतलब होता है m क्रॉस n, यानी पहले m आता है बाद में n आता है, तो m क्रॉस n। और इसमें क्या है, 3 क्रॉस 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 या 3 बाई 3 लिखेंगे। अब बच्चों इसको सॉल्व मत कर लेना, आप इसको इक्वल टू में 9 नहीं लिखोगे, इस बात का हमेशा और हमेशा ध्यान रखें, इसको नोट करके लिख लो। केवल एक फॉर्म होता है जिसमें आप m बाई n के फॉर्म में लिखते हो। ऐसा नहीं कि इसको सिंप्लीफाई कर ले मैथ के अनुसार और इक्वल टू 9 लिख लें, नहीं, ऐसा लिखना गलत माना जाता है। अगर ऑर्डर पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर अगर पूछेंगे तो वहां पे m बाई n का फॉर्मेट लिखना होगा आपको। जब हम आगे जाके मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये ऑर्डर फिर बोलते समय केवल स्टार्टिंग वाला एक ही एलिमेंट काम में लेंगे, या एक ही यहाँ पे डिजिट को काम में लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं उसको भी मैं आगे समझा दूंगा। अभी आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, वैसे ही रहना है। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट्स अगर पूछ लें बच्चों तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऑर्डर पूछे तो सिंप्लीफाई नहीं करना है, लेकिन अगर आपको एलिमेंट्स पूछ लें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और आप उसका वैल्यू निकाल के बता सकते हो। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो हम उसका ऑर्डर लिख सकते हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं उनकी काउंटिंग भी बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं कि कभी आपसे अगर ऐसा पूछ लें कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर इतने एलिमेंट हैं तो आप बताओ ऑर्डर क्या हो सकता है। उल्टा, अभी हमारे पास में 3 क्रॉस 3 बाई 3 मैट्रिक्स था तो हमने बता दिया इसके अंदर 9 एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट हैं तो ऑर्डर क्या हो सकता है, तो क्या जरूरी है कि आप 3 क्रॉस 3 लिखोगे, नहीं। अगर आपसे एलिमेंट के बारे में बोल रखा है क्वेश्चन में और आपको ऑर्डर पता करना है तो क्या हो सकता है, उस बात को भी यहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे इस जगह पे अगर आपको ऐसा दे रखा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने मान के चलो दे दिया 12 है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो एलिमेंट होते हैं वो रोज और कॉलम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होते हैं, रोज और कॉलम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होते हैं, इतनी बात जानते हैं। तो अगर हमें दे रखा है कि 12 है तो आप उसको 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करिए, तो आप इसको लिख सकते हो 1
क्रॉस 12 लिख सकते हो या 1/12 लिख सकते हो, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन भी 12 ही होता है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। आप 12 आगे रख के 1 को पीछे रख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं 3x4 लिख सकते हैं, तो 4x3 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 6x2 लिख सकते हैं, और 2x3 लिख सकते हैं, सॉरी 2x6 लिख सकते हैं, ध्यान दें। तो 2x6 भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए हमारे पास में एक ये मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये दूसरा मैट्रिक्स भी बन सकता है 12x1 वाला, तीसरा मैट्रिक्स भी बन सकता है 3x4, चौथा मैट्रिक्स बन सकता है 4x3, फिफ्थ मैट्रिक्स क्या बन सकता है 6x2, और सिक्स मैट्रिक्स बन सकता है 2x6। यानी आपको एक मैंने क्वेश्चन करवाया है जिसमें अगर एलिमेंट्स के बारे में बोल रखा है काउंटिंग के तौर पे, तो हम उसका पॉसिबल ऑर्डर बता सकते हैं। कितने मैट्रिक्स ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं, तो टोटल 6 हो सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना, हम यहाँ पे रोज और कॉलम की बात करते हैं, तो रो यानी ये एक हमेशा पॉजिटिव नंबर इंटीग्रल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 रो, आपने कभी भी नहीं सुना होगा काउंटिंग करते समय रोज की, या आप अपनी क्लास के अंदर भी काउंटिंग करते होंगे तो परफेक्ट नंबर बोलते हैं, एक इंटीजर फॉर्म में नंबर बोला जाता है, और वो भी पॉजिटिव वाला नंबर बोला जाता है। तो आपके ये जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, तो इनको हमेशा इंटीजर फॉर्म में रखना है। किस फॉर्म में रखना है, इंटीजर फॉर्म में ही रखना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमें मैट्रिक्स गिवन होगा तो हम उसका ऑर्डर देख सकते हैं, और अगर हमें एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है तो भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं, और कुछ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे अगर आपके पास में जनरल रिप्रेजेंटेशन आए या जनरल रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे। अब बच्चों बात आती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को जनरलाइज तरीके से बताना चाहें, यानी उसके अंदर मैं n नंबर ऑफ रो ले लूं और उसके अलावा कुछ कॉलम ले लूं, फिक्स नहीं है। जैसे अभी तक मैंने एग्जांपल समझाया जिसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम लेके समझाए, उससे पहले 2 रो और 3 कॉलम आए थे। तो अगर हमें जनरल तरीके से समझना है तो आप एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देख रहे होंगे। इस अरेंजमेंट के अंदर ये जो पहली रो होती है, ऐसे सेकंड रो, थर्ड रो, और इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे तो एक रो आएगी, उसको बोलेंगे mth रो। कौन क्या बोलेंगे, mth रो। और ऐसे कॉलम होंगे तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ऐसे कॉलम बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको ये स्क्वायर फॉर्मेट में जो कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखा है, तो इसमें जो पहला वाला एलिमेंट आता है, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो मैंने समझाया है उसके अंदर आप ये वाली लाइन देखिए, ये क्या कहलाएगी, फर्स्ट रो कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फर्स्ट रो कहलाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ पे आप लिखोगे तो ये R1 लिखोगे, ऐसे सेकंड रो है तो इसको R2 लिखेंगे, ऐसे ये R3 लिखेंगे, और ये सिमिलरली इसी पैटर्न में आगे चल रहे हैं तो ये हमारा कौन सा रो कहलाएगा, M रो कहलाएगा। तो R के साथ में M डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा A11 लिखा है, A12, A13, इनका क्या मीनिंग होता है। तो बच्चों ये एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं। क्या बताते हैं, एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं। तो आप देखिए इस एलिमेंट, या इसको मैं अगर देखूं तो कॉलम मेरा फर्स्ट है। कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। अब आप देखिए इस एलिमेंट को देखोगे तो ये किसके इंटरसेक्शन से आ रहा है, तो आप देखोगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन से आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिख लेते हैं, यानी ए के साथ में ये 1 1 ये बताता है कि ये जो एलिमेंट है ये पहली रो और पहली कॉलम में यहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ पे, ये एलिमेंट पहली रो और पहली कॉलम में बैठा हुआ है। ऐसे ये 1 2 है, तो आप बताओ इस 1 2 की पोजीशन क्या है, आप इसका एड्रेस बता रहे हो। क्या बता रहे हो, उसका एड्रेस बता रहे हो। जैसे आपकी क्लास में कई बार बोला जाता है कि सेकंड रो में तीसरा वाला बच्चा खड़ा हो जाओ, बोलते नहीं बोलते हैं, तो आप समझ जाते हो कि सेकंड रो में तीसरे पे कौन खड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये एड्रेस है, A12 का मतलब है पहली रो और सेकंड कॉलम में, पहली रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है इंटरसेक्शन पे वो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो A12 हो गया। यहाँ पे इसको देखेंगे तो A13। अब आप देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में रो कौन सी है, फर्स्ट। तो यहाँ पे पहले पहले सबके साथ में फर्स्ट ही आ रहा है, और आगे आप देखोगे तो इनके कॉलम चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कॉलम चेंज। तो इनकी पोजीशन में आपको कॉलम चेंज होते हुए दिखेंगे।
तो हम यहाँ पे जो कुछ लिखते हैं वो किसके बिहाफ पे लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है कौन सी रो और कौन से कॉलम में है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ऐसे यहाँ पे सेकंड रो है, तो सेकंड रो में देखो आप सब जगह 2 आएगा और यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहे हैं तो 1 2 3 से n आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो ये वर्टिकल लाइन है, तो इस वर्टिकल लाइन में कॉलम तो फिक्स है और हम नीचे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रो चेंज होगी। क्या चेंज होगा? रो। तो देखिए यहाँ पे 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 और ऐसे ये m रो है तो m आ गया और सबके अंदर कॉलम कौन सा है? तीसरा कॉलम है, तो 3 3 सब में लिखा जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे तो लास्ट सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो लास्ट में कौन सी आएगी? ये कौन सा कॉलम है? ये वाला कॉलम कौन सा है बच्चों? आपका लास्ट कॉलम है, nth कॉलम है। कौन सा कॉलम है? nth कॉलम है। ठीक है, तो आप यहां से इनको भी रिप्रेजेंट करना समझ गए होंगे कि मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये देखो ये सबसे लास्ट में है, तो ये m रो और n कॉलम का लास्ट है, तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? a mn हो जाएगी। यानी हमें अगर मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट की पोजीशन लिखनी है तो हम क्या ध्यान रखना होगा? वो कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है, बस इस बात को इसके साइड में लिख दिया करेंगे। अब मान के चलो मैंने ऐसा लिख के आपको दे दिया और इसको आपसे पूछूं कि कौन सी पोजीशन पे है, तो सपोज करिए मैंने 2 3 लिख दिया, तो इसका मतलब है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। इसका मतलब क्या है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम है। समझ गए होंगे? A23 लिखा हुआ है, तो A23 का मतलब ये कि वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे बैठा हुआ है, यानी इसका ये एड्रेस हो गया। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम पे जाना है आपको। ठीक है, अब आपके पास में ये जनरल नोटेशन आता है, तो इस नोटेशन को हम एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या आप करते हैं? इस जनरल नोटेशन को सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो पहली जगह लिखा जाता है वो रो के लिए नंबर होता है और जो सेकंड पोजीशन पे होता है वो कॉलम के लिए होता है। यानी रो का पोजीशन पहले लिखा जाता है और कॉलम का बाद में। आप बोलोगे सर ये हमेशा ऐसा लिखा जाता है? हाँ बिल्कुल, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है और आगे भी आपको इसी पैटर्न से चलना है कि रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। ये जनरल यहाँ पे डेफिनेशन में हम क्लियर करके चल रहे हैं। अब देखो आगे, अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, कॉम्पैक्ट मतलब जो फैला हुआ था उसको एक सिंपल स्मॉल रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो बच्चों यहाँ पे a के इक्वल टू क्या लिख लेते हैं? एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं a और उसके साथ में i और j। अब इसके बाद में जो लिखा गया ये ऑर्डर के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑर्डर के लिए होता है। अब आपको बताना है ये i क्या है, तो i की वैल्यू शुरुआत कहां से हुई है? i की वैल्यू की शुरुआत देखेंगे तो शुरुआत बच्चों हमारी 1 से हुई थी और खत्म कहां पे हुआ था? m पे जाके। तो i की वैल्यू 1 और m के बीच में होंगे और i किसको रिप्रेजेंट करता है? रो का नंबर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ये सेकंड नंबर पे लिखा है वो j कॉलम के लिए, और कॉलम हम देखे थे कहां तक गए थे? ऐसे आगे जाते हैं तो वो n तक गए थे। कहां तक गए थे? n तक। यहां से पता लग रहा होगा m और n, m रो है और n कॉलम है, तो j की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो ये जो पिछले पेज में लिखा था इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझ गए होंगे। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब आपको पूछें जनरेट करिए, जनरेट 2x3 मैट्रिक्स। अगर क्या पूछे आपसे? जनरेट करिए 2x3 मैट्रिक्स को, तो आप 2x3 के अंदर देख पा रहे हो 2 तो इसके अंदर रो है और 3 कॉलम है। तो मैं मैट्रिक्स को लिखना चाह रहा हूं, तो पहले कैपिटल लेटर के बराबर लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट में 2 रो लेनी है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आएगी? 2 और 3 कॉलम है तो वर्टिकल लाइन कितनी आएगी? 3। अब यहाँ पे आप लिखोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखेंगे तो ये A11 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? A11। आगे जाएंगे तो A12 लिखा जाएगा। 3 कॉलम है तो देखो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट, एक कॉलम 2 और एक कॉलम थर्ड हो जाएगा, C1 C2। एक बार थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं अलग से। अब देखो यहाँ पे ये आपका कॉलम 1 है, यहाँ पे कॉलम कौन सा है? सेकंड है, और यहाँ पे कॉलम कौन सा है? थर्ड है।
ऐसे सिमिलरली रो फर्स्ट है और रो सेकेंड है, तो A11 A12 और यहाँ पे लिखेंगे A13। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे तो 21 22 और 23 लिखा जाएगा, 21 22 और 23। तो ये आपका जनरेट हो गया 2x3 मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम एलिमेंट लिख लिए हैं। तो क्या करेंगे, रो कितनी है ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, कॉलम कितने हैं ऐसे वर्टिकल लाइन। या लाइन बनानी नहीं है, बस इसका एक फॉर्मेट तैयार करना है और उसके अंदर पोजीशन वाइज एलिमेंट को लिख देंगे A11 A12 A13 21 22 और 23। और इस तरह से आप एक मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। राइट, आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब आपको कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने जिसके अंदर बताने हैं कि इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। यानी अब तक हमने जो समझाया है इस बात को आप रिकॉल करिए। तो देखिए इस टाइप के मैट्रिक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये ब्रैकेट में, तो दोनों जगह ऐसा आपको रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है और स्क्वायर ब्रैकेट भी हो सकता है, तो इसको आप देख के कंफ्यूज नहीं हुए, ये दोनों एक ही रिप्रेजेंटेशन है। अब नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है। रो का मतलब क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब पूछे इसमें कॉलम कितने हैं, तो कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन कितनी है, दो ही है, तो कॉलम भी इसके अंदर कितने हैं, दो है। कॉलम भी कितने, दो है। तो यहां तक आप कॉलम और रो को पहचानना सीख गए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। अब बताओ ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर का मतलब बताया था कि इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो आप बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसके अंदर रोज कितने। रोज का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, दो, और इसी को बोलते हैं अपन एम। नंबर ऑफ कॉलम कितने, नंबर ऑफ कॉलम कितने। तो बच्चों कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन कितनी है, एक, दो और तीन, तो तीन है, और इसी को बोलते हैं अपन एन। ऑर्डर का क्या फॉर्मूला बताया था, ऑर्डर का मतलब होता है एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन में लिखेंगे तो 2x3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2x3 लिख देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस इतना ही रहने देना है। अब बताओ ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 2x3 वाला। ये आपका सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर समझ गए होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ इसका ऑर्डर क्या है। अब आप पहचान गए होंगे, फटाफट से लिख के बताओ इसके अंदर कितने कॉलम है। तो कॉलम इसके अंदर दो है, रो कितनी है, तीन है। तो आप m की वैल्यू कितनी देख पा रहे हो, तीन। m की वैल्यू कितनी देख पा रहे हो, दो। ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n। ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n, इसमें लिखेंगे तो 3x2 कितना आएगा, 3x2 आ जाएगा। राइट, अब 3x2 कौन सा है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक इन तीन क्वेश्चन से ये आपको अब समझ में आ गया होगा फास्ट तरीके से कि इसके अंदर रोज और कॉलम को पहचान लेते हैं तो हम ऑर्डर आसानी से लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं, अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, तो आगे देखते हैं कितने टाइप के मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर डिफरेंट वेराइटी हो सकती है मैट्रिक्स की, तो उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद आपको एडिशन करना सिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन करना, कंपेयर करना, मल्टीप्लाई करना, और यही चैप्टर की आपको आगे पॉइंट देखने को मिलेंगे जो हमें पढ़ने। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों स्क्वायर का नाम आपने सुना होगा, स्क्वायर की डेफिनेशन आप बोलते भी थे, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आप क्या कहते थे, दोनों इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोला जाता है। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे लगानी है। अब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप देखे होंगे मैट्रिक्स को लिखते समय, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि रो जितनी है उतने ही कॉलम आ जाएं। तो बस रो और कॉलम बराबर है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोले। सब कुछ अपने नाम में सबूत पता लग रहा है। ठीक है,
तो ये बराबर होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान आपको देख के समझ में आ जाएगी। जब भी आपके सामने मैट्रिक्स आएगी आप रो और कॉलम को देखना, अगर बराबर दिख जाए तो वो क्या है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो बोले, आपके सामने ये मैट्रिक्स दिख रहा होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर बताओ रोज कितने हैं, तो दिख रहे हो 2 है, कॉलम कितने हैं 2 है, दोनों बराबर हैं, तो हाँ ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हो, नाम दे सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपसे पूछे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोल देना 2/2 है। क्या है, 2/2 का ऑर्डर है। नेक्स्ट आपका टाइप आता है जिसमें नाम लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन लेके चलनी है। अब रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल ना हो, तो यहाँ पे हम लेंथ की जगह तो रोज समझेंगे और ब्रेथ की जगह कॉलम समझेंगे। तो किसी मैट्रिक्स में अगर रोज कॉलम बराबर नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आप देख लो, अगर हमारे रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ऐसा आ सकता है। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक मैट्रिक्स दिख रहा है, तो इसके अंदर रो कितनी है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, तो रो 2 हो जाएगी। कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन कितनी है यहाँ पे, वर्टिकल लाइन यहाँ पे कितनी है 3 है, तो ये वर्टिकल लाइन 3 है, तो इसके अंदर कॉलम कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे कॉलम 3। अब दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो सिंपली क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल नाम में है, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, आपके पास में अब एक नया पॉइंट आता है, इसको भी आप समझिए अच्छे से, ये बार बार कई जगह काम में आएगा। क्या लिखा है, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या लिखा है, प्रिंसिपल डायगोनल। आप डायगोनल को अच्छे से पहचानते हो, डायगोनल का मीनिंग या डायगोनल होता क्या है। तो हम जब कभी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर पढ़ते हैं तो उसके अंदर डायगोनल आता है। डायगोनल में क्या करते हैं अपन, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं। ऐसे मैट्रिक्स के अंदर भी डायगोनल होता है। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है, तो अगर आपके पास में इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान रखना, ये वाली लाइन होनी चाहिए, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स किस में होता है, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी में डायगोनल नहीं देखते हैं। हालांकि हमारे रेक्टेंगल में भी डायगोनल तो होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल के बारे में हम पढ़ते हैं। ये बात थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान रखना, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा है यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बच्चों ये बार बार आपके सामने लिखा आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, इसी को अपन लिखते हैं। बड़ा वाला जो लिखा था रिप्रेजेंटेशन, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो काफी ज्यादा स्पेस जाएगा, तो इसे स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या करते हैं, ए इसके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें AIJ लिख लेते हैं और साथ में इसका ऑर्डर डाल देते हैं, n क्रॉस n कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर की बात हुई है, तो स्क्वायर में रो और कॉलम बराबर होते हैं, तो आप m क्रॉस m भी लिख सकते हैं और n क्रॉस m। जनरल नोटेशन के अंदर आप ज्यादातर बुक के अंदर देखोगे तो वहां पे हमेशा n क्रॉस n लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, n क्रॉस n। अब बताओ क्या लिखा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लाइन जो ज्वाइन करते हैं जिसके अंदर रो और कॉलम सेम हो, या ऐसे कहें पहले एलिमेंट को लास्ट से ज्वाइन कर लिया जाए, तो आप देखो कैसी ये लाइन आएगी। अगर आप पहले को लास्ट से ज्वाइन कर लेंगे तो आप ऐसा देख पा रहे होंगे, ये एक लाइन दिख रही होगी। इस टाइप की जो लाइन होती है इसी को बोलते हैं, या ये जो लिखा मैंने इसी को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। आप कहोगे सर ये भी तो डायगोनल हो सकता है, इसमें भी क्या दिक्कत है, ये भी तो डायगोनल ही है। नहीं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स चैप्टर है इसमें जो डायगोनल माना गया है वो केवल इसी को माना गया, इसी को डायगोनल नहीं मानना है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल तो है लेकिन इसके साथ में एक्स्ट्रा शब्द क्या जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, जो आपके पहले रो के पहले एलिमेंट को लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट से ज्वाइन करने से हमें एक फॉर्मेट मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल डायगोनल की खासियत क्या होगी, यहाँ पे देखोगे तो इसकी खासियत बच्चों ये होगी कि यहाँ पे जो कुछ लिखा रहेगा एलिमेंट के तौर पे, तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन होगी ना उसमें ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 1 है, ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे 2 2 रहेगा। ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम है तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी, 3 3 रहेगी।
तो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर क्या होते हैं, रो और कॉलम की पोजीशन सेम होती है, वो भले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो सकते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो सकते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम को ज्वाइन करने वाला एलिमेंट हो सकता है। समझ गए होंगे लाइन? तो ये आपको डायगोनल के बारे में बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है डायगोनल से रिलेटेड, तो उन डायगोनल के एलिमेंट का अगर आप समेशन कर देते हो, क्या करते हो, डायगोनल के एलिमेंट का समेशन कर देते हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे नया एक शब्द ले रहे हैं अपन, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रेस। बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार आएगा, तो ट्रेस का मीनिंग समझ लो अच्छे से। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, ट्रेस ऑफ